दोस्तों आज हम लोग फाइलम प्रोटोजोआ चैप्टर से संबंधित जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उन्हें हल करेंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ऑस्मो रेगुलेशन इन यूग्लिना अकर विथ द हेल्प ऑफ, यानी कि यूग्लिना में जो ऑस्मो रेगुलेशन होता है वो किसकी सहायता से होता है। तो इसमें जो पहला विकल्प है वो है वैक्यूल, जिससे ऑस्मो रेगुलेशन होने का कोई उचित नहीं है। दूसरा है फूड वैक्यूल, ये भोजन से संबंधित है, इससे भी ऑस्मो रेगुलेशन का कोई उचित नहीं है। तीसरा जो विकल्प सी वाला है वो है कंट्रक्टाइल वैक्यूल, यही विकल्प सही है, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन के लिए यूग्लिना में कंट्रक्टाइल वैक्यूल होती है, दो, एक ऊपर और एक नीचे, जो ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है। चैप्टर में हम इसे बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं, अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। तो यह क्वेश्चन नंबर 1 था। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है मेन फंक्शन ऑफ कंट्रक्टाइल वैक्यूल। उसी सवाल को फिर से पूछ दिया है। तो कंट्रक्टाइल वैक्यूल का क्या फंक्शन है? तो पहला न्यूट्रिशन, ये तो गलत है। दूसरा एक्सक्रीशन, ये भी गलत है। तीसरा विकल्प जो है वो है ऑस्मो रेगुलेशन, जो अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन था, तो यही तीसरा विकल्प इसमें सही है। बाकी चौथा लोकोमोशन भी गलत है। और अब देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है डाइजेशन इन प्रोटोजोअन्स इज, यानी कि प्रोटोजोआ में डाइजेशन कैसा होता है। तो इंटरसेलुलर का मतलब क्या होता है? दो कोशिकाओं के बीच में, यानी जैसे जो कई कोशिकाएं हैं तो इन कोशिकाओं के बीच में यहाँ जो डाइजेशन होता है इसको कहते हैं इंटरसेलुलर डाइजेशन। तो प्रोटोजोआ में तो केवल एक ही कोशिका होती है, तो दो कोशिकाओं के बीच में डाइजेशन होने का कोई उचित ही नहीं है। तो पहला विकल्प तो ऑलरेडी गलत है, इंटरसेलुलर। दूसरा जो है इंट्रासेलुलर, यानी एक ही कोशिका के अंदर, जैसे ये अगर कोशिका है तो इसके अंदर अगर डाइजेशन होता है तो इसको कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यही वाला विकल्प सही है। बाकी जो तीसरा विकल्प है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, इसका मतलब भी होता है इंटरसेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब भी होता है कि कई कोशिकाओं के बीच में जो ये जगह है इसके बीच डाइजेशन होता है, तो उसको कहते हैं इंटरसेलुलर डाइजेशन या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, दोनों बात एक ही है। बाकी इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब इस कोशिका के अंदर, तो प्रोटोजोआ फाइलम के अंदर एक ही कोशिका होती है, इसलिए उसी कोशिका के अंदर ही डाइजेशन होगा। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो 3 क्वेश्चन हो गए। अब चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन है साइटोपाइग इज फाउंड इन, यानी कि साइटोपाइग किस एनिमल में पाया जाता है। तो पहला है अमीबा, दूसरा है पैरामीशियम, तीसरा है यूग्लिना और चौथा है ट्रिपेनोसोमा। तो अभी इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे पैरामीशियम और देखे थे कि उसी के अंदर साइटोपाइग पाया जा रहा था, तो पैरामीशियम यानी कि दूसरा विकल्प सही है। 5वां क्वेश्चन है कॉन्जुगेशन एज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन, यानी कि कॉन्जुगेशन टाइप का जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन की विधि है, वह किस में पाया जाता है। तो कॉन्जुगेशन किस में पाया जाता है? सीलिएटा, यानी कि ऐसे प्राणी जिसमें सीलिया पाए जाएं, फ्लैजिलेटा यानी कि जिसमें फ्लैजिला पाए जाएं, और सार्कोडीना यानी जिसमें स्यूडोपोडिया पाया जाए, और स्पोरोजोआ यानी कि जिसमें किसी भी तरह का लोकोमोटरी ऑर्गन ना पाया जाता हो। तो कॉन्जुगेशन एज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि जो कॉन्जुगेशन तरह का रिप्रोडक्शन है वो चारों में से किस में पाया जाता है। तो सीलिएटा विकल्प सही है, क्योंकि जिस प्राणी में सीलिया पाया जाए अर्थात पैरामीशियम, क्योंकि अभी हम लोग इस चैप्टर के अंदर पैरामीशियम पढ़े थे तो देखे थे कि पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन पाया जा रहा था। तो ये था 5वां क्वेश्चन। अब देखते हैं 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन है इन पैरामीशियम फूड इज इंजेस्टेड थ्रू, यानी कि पैरामीशियम में फूड को कैसे इंजेस्ट किया जाता है, कैसे अंदर लिया जाता है। तो साइटोप्रॉक्ट जो विकल्प गलत है, ये गलत है।
और साइटोपाइक, इससे तो भोजन को यानी कि अपाच्य भोजन को बाहर निकाला जाता है, ये भी विकल्प गलत है। और तीसरा विकल्प है साइटोस्टोम, यही वाला विकल्प सही है। बाकी साइटोफैरिंग्स उसके बाद पाई जाती है, तो ये भी विकल्प क्या है, गलत है। तो छठवें का सी वाला सही है। तो 6 क्वेश्चन हो गए। अब चलिए आगे देख लेते हैं। बाकी 7वां क्वेश्चन है ट्राइकोसिस्ट ऑफ पैरामीशियम इज रिक्वायर्ड फॉर, यानी कि जो पैरामीशियम में ट्राइकोसिस्ट पाया जाता है वो किस काम में आता है। तो ऑस्मो रेगुलेशन, ये विकल्प गलत है क्योंकि ये तो इसके लिए तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है। रिप्रोडक्शन, ये भी विकल्प गलत है। न्यूट्रिशन, ये भी विकल्प गलत है। डिफेंस सही है, डिफेंस मतलब सुरक्षा के लिए यह यूज किया जाता है क्या, ट्राइकोसिस्ट। जो पैरामीशियम के बाहर की पेलिकिल होती है, पैरामीशियम के बाहर की जो पेलिकिल होती है, उस पेलिकिल के नीचे इस तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती है, इस तरह की, इसी को कहते हैं ट्राइकोसिस्ट और ये डिफेंस का काम करती है। तो इसलिए यह चौथा विकल्प सही है इसमें। और 8वां क्वेश्चन देखते हैं पैरामीशियम आर, यानी पैरामीशियम क्या है, तो होलोफाइटिक मतलब कि पौधों की तरह से भोजन लेता है, तो ये विकल्प गलत है। दूसरा है होलोजोइक, यानी जंतुओं की तरह से भोजन लेता है, तो यही विकल्प सही है। और तीसरा पैरासाइट, पैरासाइट तो है नहीं, तो ये भी गलत है। और सेप्रोबायोटिक यानी सेप्रोफाइट, तो ये भी विकल्प गलत है, यानी कि बी वाला सही है। तो 8 क्वेश्चन हो गए। अब अगला देखते हैं। तो 9वां क्वेश्चन है इन पैरामीशियम, यानी पैरामीशियम में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड ग्रोथ इज रेगुलेटेड बाय, यानी कि पैरामीशियम में मेटाबॉलिक एक्टिविटी और ग्रोथ किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है। तो पहला है मैक्रोन्यूक्लियस, यही विकल्प सही है, मैक्रोन्यूक्लियस। बाकी माइक्रोन्यूक्लियस तो रिप्रोडक्शन के लिए होता है, तो ये गलत है। और बोथ हो नहीं सकता, ये भी गलत है। और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल भी नहीं सही है, तो ये भी गलत है। पहला विकल्प सही है, मैक्रोन्यूक्लियस। बाकी 10वां क्वेश्चन है इन पैरामीशियम बोथ ऑटोगैमी एंड कॉन्जुगेशन आर कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज, यानी कि पैरामीशियम में जो ऑटोगैमी है और कॉन्जुगेशन है, इन दोनों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों कहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। तो पहला है रिजुवेनेशन, ये विकल्प गलत है। जीन कॉम्बिनेशन, ये भी विकल्प गलत है। द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉयड गैमीट, यही तीसरा विकल्प सही है कि दोनों प्रोसेस में गैमीट का फ्यूजन होता है। अगर आप ऑटोगैमी और कॉन्जुगेशन नहीं देखे हैं तो वीडियो अपलोड है, आप जाकर के देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी चौथा विकल्प है इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 इंडिविजुअल, क्योंकि ऑटोगैमी और कॉन्जुगेशन के अलावा भी अन्य रिप्रोडक्शन में भी 2 इंडिविजुअल शामिल होते हैं। तो विकल्प तीसरा यानी कि सी वाला सही है। तो 10 क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद देखते हैं 11वां क्वेश्चन। तो 11वां क्वेश्चन है इन पैरामीशियम जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन, यानी कि पैरामीशियम में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वह कहाँ स्टोर होती है। तो ऑल द न्यूक्लियाई प्रेजेंट, यानी कि जितने न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं सब में, तो ये बात गलत है। दूसरा विकल्प है माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होने का कोई मतलब ही नहीं, तो ये भी गलत है। तीसरा विकल्प है माइक्रोन्यूक्लियस, यानी कि यही वाला विकल्प सही है। और चौथा मैक्रोन्यूक्लियस, ये भी गलत है क्योंकि यह उपापचयी क्रियाओं से संबंधित है। और 12वां क्वेश्चन है फाइलम प्रोटोजोआ इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन, यानी फाइलम प्रोटोजोआ को किस बेस पर क्लासिफाइड किया गया है, यानी किस आधार पर इसका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया गया है। तो साइज के आधार पर ये बात गलत है, शेप के आधार पर ये भी बात गलत है, और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ये भी गलत है। लोकोमोटरी आर्गन ये सही है, क्योंकि आपने देखा था 4 क्लास में डिवाइड किया गया था इनके लोकोमोटरी आर्गन के आधार पर। तो ऐसे प्राणी जिसमें सीलिया पाए जाते हैं उसको सीलिएटा कहा गया था, और जिसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं
उसे फ्लैजिलेटा कहा गया था, और सार्कोडीना जिसमें स्यूडोपोडिया पाया जाता था उसको सार्कोडीना कहते थे, और स्पोरोजोआ ऐसा आखिरी क्लास था जिसके अंदर कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं थे, तो इसको स्पोरोजोआ कहा गया। तो आपने देखा कि इसको लोकोमोटरी ऑर्गन के हिसाब से ही 4 क्लास में बांटा गया है, तो चौथा विकल्प यहाँ पर सही है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फाइलम प्रोटोजोआ से संबंधित, जिसे आपने कर लिया। बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको फाइलम पोरीफेरा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को हल करवाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।